Hello everyone. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का फिलअप फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक बार अपना प्रेजेंस शो कर देंगे। कुछ तो पहले से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, जुड़ भी जाते हैं कुछ लोग। अच्छा लगता है जब पहले से आप लोग जुड़ जाते हैं। लगता है कि हाँ, थोड़ा जोश आ गया है बच्चों में। रोहित जी, प्रियंका जी, रूपाली जी, वेरी गुड इवनिंग। रश्मि जी, गुड इवनिंग। अंजलि जी, गुड इवनिंग। भाई मेरे बच्चे जो हैं वो पंक्चुअल हैं बहुत। मैं भी तो पंचुअल हूँ ना, तो मेरे बच्चे तो पंचुअल होंगे ही। टीचर अगर लेट आए तो फिर बच्चे भी लेट आएंगे। टीचर बिल्कुल टाइम से आ जाती है आप लोगों की, है कि नहीं। आप सब कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों के और जुड़ने का, क्योंकि आज एमसीक्यू करेंगे तो साथ साथ करेंगे तो मज़ा भी आएगा आप लोगों को। और फिलर फॉर्म के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छे एजुकेशनल वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका फ़ायदा आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ायदा ले सकते हैं, है ना। प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग। और ये हमारी सीटेट की टीम है। जो भी न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए हमें एवरीडे बताना होता है कि हमारी जो टीम है वो कितनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। और हमारी कोशिश ये रहती है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और टाइमिंग भी अलग अलग रखा गया है कि जिसको जो टाइम सूटेबल है वो उस टाइम पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं वो बाद में वीडियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर किसी दिन आपकी लाइव क्लास छूट भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप जो कन्वर्टेड वीडियो रहता है उसको देख सकते हैं। बट लाइव क्लास में जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी आवाज़ आप लोग तक ठीक से पहुंच रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आवाज़ नहीं आ रही है या कोई भी चीज़ के लिए दिक्कत होती है, तो उसको आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो हमारी जो सीटेट की क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे इसमें। 6:05 तक हम बस वेट करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास जो है वो शुरू कर देते हैं। तब तक थोड़ा सा डिस्कशन फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो हमारा सिलेबस है वो थीम्स में बटा हुआ है। देर आर 6 थीम्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव 4 सब थीम्स: relationship, work and play, animals and plants. Second main theme is food. Third is water. Fourth, shelter. Fifth, travel. And sixth is things we make and do. तो ये हमारी जो 6 थीम्स हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्ज़ाम में इससे भी पूछा जाता है, मैंने बार बार बताया है। और इसमें ये जो है कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको आपको गलत करना ही नहीं है। और रिपीटेड हैं क्वेश्चंस, तो आपको याद रखना है कि कौन किस थीम के अंदर है, कौन सी सब थीम है। इसमें गलतियाँ मत करिएगा। फिर एक बार नंबर आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 150 मिनट्स का मिलेगा टाइम। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 150। तो आपको इस हिसाब से अगर देखें तो जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मिनट्स आपके पास हैं। तो हर मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको टारगेट रखना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। सीडीपी में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। मैथ्स में भी, लैंग्वेज आपके 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें भी, और एनवायरनमेंट स्टडी में भी। सब में 30-30 मार्क्स आपके हैं। और क्वेश्चन की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी 30 हैं। तो इस तरह से जितने क्वेश्चन उतने नंबर, आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और 90 मार्क्स अगर आप लाते हैं 150 में तो इट इज़ पासिंग मार्क फॉर जनरल, ठीक है।
तो क्लियर हो गया आप सभी को। और 60% इसको कहा जाता है कि 60% मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, और शाहीन जी जुड़ गई हमारे साथ। गुड इवनिंग शाहीन जी। ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग। मीला जी गुड इवनिंग। प्रियंका जी गुड इवनिंग। संजू जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छी बात है कि अब 11 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्ट करिए। अ ग्रुप ऑफ स्पाइसेस हुज एवरी मेंबर इज ग्रोन इन केरला। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? ब्लैक पेपर, टर्मरिक, तेज पत्ता, तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, कार्डमम मतलब इलायची, जीरा, रेड चिली मतलब लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, और कार्डमम मतलब इलायची। पूजा जी नमस्ते, आंसर करिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का। आंसर इज बी। आंसर करने पे ध्यान दीजिए। देखिए स्क्रीन पे जब आंसर आपको शो हो जाएगा, उसके बाद अगर आप आंसर करते हैं और सही भी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? क्योंकि आपने आंसर देख लिया और देन आप आंसर कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि स्क्रीन पे आंसर आने के पहले आपको आंसर करना है। गुड इवनिंग दिलीप जी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आंसर आपको थोड़ा फटाफट करना है और स्क्रीन पे आंसर आने के पहले करना है, ठीक है? ताकि वो जेन्युइन आंसर हो कि आपने आंसर जो दिया है वो राइट है। तो राइट आंसर इज बी, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। ये जो है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं केरला के हैं और केरला से आती हैं, ठीक है? ये सदस्य जो हैं इनका एक सेट है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्लांट दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सेलाइन वाटर आर टर्म्ड एज। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जेरोफाइट्स या हीलियोफाइट्स। लवण मृद वाले और समोद्भिद वाले, मरुद्भिद और आतो, जो भी है हिंदी में हेलियोफाइट्स, आप ये समझ के रखिए इंग्लिश में है, ठीक है? तो हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जेरोफाइट और हीलियोफाइट्स। ज़्यादातर ए आंसर आ रहे हैं। ज्योति जी जय श्री कृष्णा। और इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, तो बहुत आसान होगा आपके लिए आंसर करना। कई बार ऐसा लिखा होता है कुछ वर्ड जो आपको आंसर का हिंट दे देता है ना? हाँ जी, तो लगभग सबके आंसर जो हैं वो ए आए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो क्लू था वो ये था कि इंग्लिश में तो पता नहीं चल रहा है हेलोफाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन जो हिंदी में लिखा हुआ है वो है लवण मृद, ठीक है? मृदा मतलब होती है मिट्टी और लवण मतलब होता है नमक, है ना? तो लवण का मतलब जो नमक है, तो खारा मतलब नमक का पानी, उसी को हम खारा जल कहते हैं। जहाँ खारे पानी वाले क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर नारियल के जो पेड़ होते हैं, कई सारे जो खारे पानी में उगते हैं, और इस तरह के किनारों पे जो लगे रहते हैं जो पेड़, वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। तो ये क्वेश्चन में ही देखिए आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, मेसोफाइट लिखा है, समोद्भिद लिखा हुआ है, मतलब समान नॉर्मल जो उगते हैं पेड़ पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद वाला थर्ड वाला जो है मरुद्भिद लिखा हुआ है। देखिए मरु मतलब एक डेजर्ट एरिया,
तो जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं ये डेजर्ट एरिया में उगते हैं, मतलब जहाँ बहुत सूखी मिट्टी होती है, जहाँ पानी की काफ़ी कमी होगी। तो मरु मतलब ऐसी जगह जो डेजर्ट हो। तो ये भी आंसर आपको समझ में आ रहा है। तो आप कई बार होगा कि इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देखिए। कभी कभी हिंदी में इतने कठिन शब्द होते हैं कि वो आप फिर इंग्लिश में देखते हैं तो आपको इजी लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल कई चीज़ें हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। फिर है आ, आतपोत लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये लास्ट वाला जो है, हिलियोफाइट्स जो होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो नॉर्मली ज़मीन पर तो उगते हैं, लेकिन इनको जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। खासकर ये ऐसे जगहों पे उगते हैं जो मैदानी क्षेत्र हों। देखिएगा आप, बड़े बड़े जो मैदान होते हैं वहाँ पे भी कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं। उनको सारा दिन, पूरे दिन भर उनको सूर्य की रोशनी मिलती है। तो काफ़ी सारे इसमें फूलों वाले पौधे भी आ जाते हैं। तो वो हीलियोफाइट्स कहलाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज धूप की रोशनी उनको ज़रूरत होती है। ज़्यादा सूर्य के प्रकाश या उच्च रोशनी की आवश्यकता जिन पौधों को होती है, जो खुले में मैदानों में उगते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। द पेंटिंग दैट डिपिक्ट अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर आर यूज्ड, पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज चित्रकाठी पेंटिंग बिलोंग्स टू। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है कहाँ से? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या कश्मीर। फटाफट आंसर करिए। नंबर 3 डाल के आंसर करेंगे। ये मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर में आप लोगों को। ये जब मैं आप लोगों को अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में बता रही थी, उसमें मैंने इसको आपको पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की है उन लोगों को पता होगा, और या तो भूल गए होंगे। मैंने विद पिक्चर आप लोगों को दिखाया था, और इसका आंसर जो है वो है ए, महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो चित्रकाठी होता है पेंटिंग, बहुत फेमस है। उसमें कई तरह की कहानियों, कथाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, और रंग जो होते हैं वो प्राकृतिक रंग होते हैं, नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सुंदर होता है दिखने में। वैसे तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में भी जो पेंटिंग की जाती है, ये सब सभी तरह के जो पेंटिंग्स होते हैं ना, ये बहुत ही क्या होते हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग द्वारा ही पहले किए जाते थे। अब तो आजकल क्या हो गया है कि भाई पेंट लाया मार्केट से खरीद के, पेंट कर दिया, उस पर एक वार्निश कर दिया, अब वो बिल्कुल पक्का रंग हो गया है ना। तो नॉर्मली हम यही करते हैं। कपड़ों पे करना है तो फैब्रिक पेंट मिल रहा है, किसी चीज़ पर करना है तो ऑयल पेंट मिल रहा है, बच्चे अगर सीख रहे हैं तो वाटर कलर से काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आजकल, लेकिन इनमें अगर हम देखते हैं तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि नेचुरल जो कलर्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था। तो जो नेचुरल कलर हैं वो जैसे कि पीला रंग अगर बनाना है तो उसके लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता था। नीला रंग बनाना है तो नील जो आता है, नील का प्रयोग किया जाता था। और लाल रंग के लिए कई तरह के फूलों का प्रयोग किया जाता था। सफ़ेद रंग के लिए चावल के घोल का, चावल को पीस लिया जाता था, और उसका जो घोल बनाया जाता था उसको वाइट कलर के लिए यूज़ किया जाता था। तो ऐसे अलग अलग रंगों का, हरे रंगों का, कई तरह के पत्तों को यूज़ करके हरे रंग बनाए जाते थे। तो ऐसे जो बेसिक कलर्स हैं वो बनाते थे, और धीरे धीरे फिर शेड्स वगैरह जो हैं वो आपस में मिला जुला करके उनको अलग अलग तरह के शेड में कन्वर्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब जो है ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तौर पे की जाती हैं, और कलर्स जो हैं, नेचुरल जो कलर्स हैं उनका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, लगभग नहीं के बराबर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चित्रकाठी जो है वो महाराष्ट्र का है। इस तरह से मैंने आप लोगों को बहुत सारा पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासेस में, वो सब जा करके आप एक बार देखिए, रिवाइज करिए उन चीज़ों को। मैंने एक एक का डिटेलिंग करके आप लोगों को सब बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला, एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, डेड इन द स्पेस शटल इन विच ईयर। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिनका निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2000, 1998,
2006, 2003, 2000, 1998, 2006, 2003। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूजा जी ने किया है 2000, बट राइट आंसर जो है वो है 2003। मतलब आपका आंसर जो है वो है डी। इसको ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। थोड़ा ईयर्स में मुझे भी याद नहीं रहते हैं, कई सारे ईयर्स मैं भी भूल जाती हूँ। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ होती है ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसा होता नहीं कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ के इसको समझ जाएंगे तो आपको ये याद रहेगा। ये रटने वाली चीज़ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि ये साल जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए पूजा रानी जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि 1 फेब 2003 विथ डेट उन्होंने लिखा है, वेरी गुड। पूजा रानी का आंसर बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 2003 में इनका जो स्पेस शटल था, कोलंबिया स्पेस शटल, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें जो सवार थे 6 लोग, पूरे अंतरिक्ष यात्री सभी जो है वो इसमें मृत हो गए थे। तो ये बहुत दुख की बात है जब इस तरह की कोई भी घटना होती है। नहीं, इसका जो ज्योति जी आप दे रहे हैं आंसर वो सही नहीं है। इसका सही आंसर है 1 फरवरी 2003, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, अगर गलत आपने लिखा हुआ है तो फिर गलत ही याद रह जाएगा, तो इसको आप सही करिए। और डेट जो पूजा जी ने लिखा है 1 फरवरी 2003, ठीक है। तो एक बहुत ही अनुभवी जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे, वो इसमें पूरा उनका ग्रुप जो है वो सारे जो हैं वो मारे गए। बड़ा इस चीज़ों से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इस तरह के लोग अगर गुजर जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस इसलिए है कि अगर ये ज़िंदा होते तो आज अपने अनुभव से पता नहीं और क्या क्या चीज़ें ये आगे करते। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही प्राउड इनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो ट्रैवल वाला हमारा चैप्टर था उसमें मैं जितने तरह के स्पेस में जाने वाले जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे, अंतरिक्ष यात्री थे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। तो आप वहाँ जा कर के अपने पिछले वीडियोज़ में भी एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन इज वुलन्स कीप अस वार्म इन विंटर, द रीज़न फॉर वुलन बीइंग इंसुलेटर इज दैट। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है? इसमें कारण बताना है। ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंस जाती है और एवं वायु ऊष्मारोधी होती है। और ऊनी रेशे मोटे होते हैं, बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। और लास्ट है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा, बट आपको मेन चीज इसमें का मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है। एक ही जैसे आंसर लगेंगे सारे। इसमें का जो आंसर है वो है बी, क्योंकि ऊनी रेशे के बीच में क्या हो जाती है, हवा जो है वो फंस जाती है। और हवा क्या हो जाती है, ऊष्मारोधी। वो भी एयर भी क्या हो जाती है, इंसुलेटर का काम करती है। मतलब गर्म हो जाती है, अंदर जाती है, फंस जाती है और उन रेशों में फंसकर वो हवा भी जो है वो गर्म हो जाती है। तो वो हमको क्या फीलिंग दिलाती है, एक गर्मी की फीलिंग दिलाती है। बाहर से अगर हवा आ भी रही है अंदर तो वो अंदर फंस जाती है और वायु भी ऊष्मारोधी होने के कारण वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है अंदर, जिससे कि हमें ठंड नहीं लगती। ठंडी हवा आके वो भी गर्म हो जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको आंसर समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आइडेंटिफाई द रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित, मतलब दोबारा से वो काम हो सकता है पलट के। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा सकता है। एक बार हो गया उसको वापस किया जा सकता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से परत बनाना, पेरिस की परत बनाना, और मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना,
गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। बहुत इजी है, फटाफट इसका आंसर करिए 6th का। और मीला जी का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। माही जी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। ज्योति जी का आ गया, पूजा जी, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है, वेरी नाइस, फटाफट आ रहा है। और एक दो लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर है बी। देखिए मोम एक बार आप पिघला लेंगे उसको, वापस से उस पिघले हुए मोम से दोबारा से आप किसी भी शक्ल में मोम को बना सकते हैं। फिर उसको आप पिघला लीजिए, फिर मोम बना लीजिए। तो ये सिलसिला जो है हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। उसको पूरा पिघला सकते हैं, फिर दोबारा से मोम बना सकते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसकी अगर हमने एक बार परत चढ़ा दी किसी पे, तो वो वापस फिर उसको पेस्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस पे भी हमने परत चढ़ाई हुई है, क्योंकि परत चढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो परत के साथ साथ वापस अगर हमने मिट्टी पे परत चढ़ाई हुई है, मिट्टी के किसी मूर्ति पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ा दी है, तो साथ साथ वो परत भी निकल आएगी। जैसे पीओपी हमारे घर में होता है ना, प्लास्टर किया जाता है, दीवार पे किया जाता है, तो कोटिंग करते हैं हम, तो साथ साथ सीमेंट भी उखड़ के आ जाएगा, तो वापस उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साथ में सीमेंट के भी टुकड़े आ जाएंगे। दूध से अगर एक बार हमने पनीर बना लिया, तो वापस वो दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम रिवर्स नहीं कर सकते उस चीज़ को। और उसी तरह से गाय का गोबर एक बार आ गया बाहर और बायोगैस बन गया, तो वो वापस फिर गोबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रिवर्सेबल जो चेंज है वो किस में हो रहा है, सिर्फ मोम का घोल बनाना। कि मोम से हमने मोमबत्ती बना ली, फिर उसको चाहे तो हमने गला लिया, फिर दोबारा से हमने किसी दूसरे शेप का, दूसरे कलर को यूज़ करके हमने अलग कलर का मोमबत्ती भी बना सकते हैं। उसे चाहे तो हम मोम कलर्स बना सकते हैं। तो मोम का इस तरह से घोल बना के हम उसको दोबारा दोबारा तिबारा कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है रिवर्सेबल चेंज हो जाता है। तो जिन्होंने भी बी आंसर, ज़्यादातर लोगों ने बी ही आंसर किया है, लेकिन कुछ लोग अगर कन्फ्यूज़ हैं तो उनके लिए मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए ज़रूर, चुपचाप नहीं रहना है, सबको पूछना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Identify the tribal group that are native to the state of हिमाचल प्रदेश of India। इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति और सहाविया जनजाति। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ये भी लिस्ट पूरी पड़ी हुई है, जिनको भी कंफ्यूजन होगा वो पुरानी क्लासेस ज़रूर देखेंगे। ठीक है। 7th का आंसर करिए, मैंने पढ़ाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है सब चीज़ आप लोगों को। आंसर तो आ रहे हैं। दिलीप जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। नसरुम फातिमा जी, वेरी गुड। आंसर तो आ रहे हैं सबके। बी इज़ द राइट आंसर। तो बी, मोस्टली सबके बी आंसर आ रहे हैं। तो गद्दी जनजाति आपको याद रखना पड़ेगा। गद्दी जनजाति जो होती है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, और ये लोग बेसिकली जो है वो चरवाहों का काम करते हैं। जो गद्दी जनजाति होती है पहाड़ों पर रहती है, और बेसिकली जो इनका काम होता है ये चरवाहे होते हैं। और ये कई बार दिखाता है इनके बारे में। मैं एपिक चैनल काफ़ी देखती थी पहले, तो उसमें भी कई बार गद्दी जनजाति लोग के बारे में दिखाता है कि ये जो है जानवरों को लेके, मवेशियों को पालना इनका बेसिक जो काम वहाँ का है, ट्रेडिशनल जो इनका काम है वो यही है। गद्दी जनजाति का, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर हैज़ टू सेलेक्ट फूड आइटम विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट, ही विल चूज। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो। वह चुनेगा, किसे चुनेगा? हनी, जैक फ्रूट, मीट मतलब शहद, कटहल एवं मीट,
मिल्क, एग एंड कॉर्न, दूध, अंडे एवं भुट्टा। मस्टर्ड, फिश एंड मीट, सरसों, मछली एवं मांस। मिल्क, हनी एंड एग, दूध, शहद एवं अंडे। बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग को फटाफट आ जाएगा। वेरी गुड, सबके आंसर तो आ रहे हैं, नाइस। और लगभग सबके आंसर जो हैं वो सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो ये बहुत इजी था, है ना। लेकिन कई बार एग्जाम हॉल में इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम इतने टेंस्ड होते हैं कि इन क्वेश्चंस में भी कई बार हम गलतियां कर आते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन, एक दो इस टाइप के क्वेश्चंस भी ज़रूर रहेंगे जो थोड़े इजी होंगे, और कुछ जो हैं बहुत ही घुमावदार रहेंगे। इजी तो रहेंगे पर घुमावदार रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था और सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर मेड बाय ब्लैक स्मिथ। एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। क्ले पॉट, ब्रिक, कुल्हड़, मिट्टी का मटका, ईंट और कुल्हड़। ट्रॉवल मतलब खुरपी, सौ मतलब आरी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। रिंग मतलब अंगूठी, सौ आरी, चूड़ी मतलब बैंगल को कहा जाता है। एक्स कुल्हाड़ी, ब्रिक ईंट, बैंगल्स मतलब चूड़ी। ये भी इजी है। नाइन्थ का आंसर भी जल्दी आ गया क्योंकि काफ़ी इजी था। हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि देखना पड़ता है ना कि कितने बच्चे जो हैं वो एक्टिव हैं। देखिए फटाफट अभी आंसर आ रहे हैं, है ना। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा जोश जगता है कि हाँ भाई सही आंसर हम कर रहे हैं। तो खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, तो इसमें जहाँ दिक्कत होगी तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके पास क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो जहाँ आपको दिक्कत आएगी तो आप लोग जो हिंदी वाले जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में भी देख सकते हैं, तो आप दोनों को देखिएगा। तो आपको काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, वेरी नाइस, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किसका। टेप वर्म मतलब फीता कृमि, लीच मतलब जोंक, अर्थ वर्म्स मतलब केंचुए, हुक वर्म मतलब अंकुश, हुक वर्म्स होते हैं अंकुश कृमि। किनका प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। वेरी नाइस, बहुत फटाफट और राइट आंसर सबके आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऑल आर राइट। तो सबने आंसर किया है सी। पूजा कश्यप जी ने किया है ए, फीता कृमि। तो ए नहीं होगा, सी ही होगा, अर्थवॉर्म इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिए। देखिए अर्थवॉर्म जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एक तो ये क्वेश्चन आप जब भी देख रहे हैं ये हो गया। उसकी बात है कौन सा जो इंसेक्ट है या एनिमल है इस तरह से पूछा जाएगा जो अपनी गीली स्किन से सांस लेता है, तो वो भी केंचुआ हो गया। उसके बाद केंचुआ जो है वो किसान का मित्र क्यों होता है, इस तरह का भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है। तो ऐसे केंचुए से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, क्योंकि किसान का जो मित्र होता है वो केंचुआ है। क्योंकि मिट्टी को क्या कर देता है, वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। रिजी जी ने कहा है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा एक बार आप लोग कंफर्मेशन दे दीजिए। वो एक्चुअली बोलते बोलते कभी कभी माइक जो है हट जाता है,
जिसके कारण से आवाज़ जो है वो हाँ हिल जाता है माइक, जिसके कारण ना आप लोगों को आवाज़ कम सुनाई देती होगी, है ना। तो वो हम बोलते रहते हैं ना, हमारा हाथ ही लग जाता है कई बार और माइक जो है वो थोड़ा जगह से हट जाता है। कल मेरा माइक भी गिर गया था, तो ये हो जाता है अक्सर। तो अभी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखिए जो केंचुआ होता है वो मिट्टी को कैसा कर देता है, हवादार कर देता है। उसके अंदर वो घुसा हुआ रहता है और मिट्टी को क्या करता है, हमेशा खुलापन दे देता है, जिसके कारण ज़रा क्या हो जाता है कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उर्वरक हो जाती है और पौधे की जड़ों में हवा भी मिलती है आराम से। बहुत टाइट अगर मिट्टी हो जाती है तो जड़ों को प्रॉपर लाइट, हवा ये सब नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और कोई डाउट इसमें नहीं था आप लोगों को, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर फ्रेंड रिमेन्स इल बिकॉज ऑफ वीक टीथ एंड बोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर हर टू रिकवर। आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? ठीक है, राइस, लेमन, आंवला, जैगरी, चावल, नींबू, आंवला और गुड़, घी, दाल, रोटी, राइस, घी, दाल, रोटी और चावल, मिल्क, वेजिटेबल्स, स्पिनच, फ्रूट्स, दूध, सब्जियां, पालक और फल, ऑयल, एग्स, राइस, रोटी, तेल, अंडा, चावल और रोटी। ये वाला आप लोगों को फूड चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है और आंसर आने शुरू भी हो गए हैं। फातिमा जी का आंसर आ गया, मीला जी का आ गया, पूजा जी का आ गया, ज्योति जी, सब ने ऑलमोस्ट सी आंसर किया है एंड सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दांतों की और बोन्स की बात हो रही है। तो कैल्शियम इज मस्ट फॉर टीथ एंड बोन्स, है ना। कैल्शियम आपको बहुत ज़रूरी होता है अपने अच्छे दांतों के लिए और अच्छी हड्डियों में उनकी हड्डियां जो है वो हेल्दी बने रहें, इसके लिए ज़रूरी होती है। जो आपको कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा। इतना आप ऐड देखते ही हैं टीवी में। और तरह तरह की जो सब्जियां हैं वो आपको विटामिन देंगी, जो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी गम्स के लिए भी। और पालक और फल, ये सारे क्या हैं? आपको विटामिन के सोर्स हैं। तो ये जो है राइट आंसर इसका सी होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब सही आंसर कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का आकार होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र 40%, 50, 60 या 70, कितने प्रतिशत जो है वन होने चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में? According to the National Forest Policy 1952, the size of forest in the mountainous region of India should be 40%, 50%, 60% और 70%। फटाफट आंसर करिए, सही गलत का टेंशन मत लीजिए। जो आप एक अंदाज लगा सकते हैं उस अनुमान के हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ए और बी में आंसर आ रहे हैं, बट इसका आंसर जो है वो सी है, 60%। आंसर इज सी, मतलब एक पॉलिसी के हिसाब से होने चाहिए, है नहीं उतने, क्योंकि इतनी कटाई हो जाती है वनों की, तो वो एट लास्ट 40% से भी नीचे चले जाते होंगे। लेकिन कम से कम जो है उस एरिया का 60%, जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका 60% जो है कम से कम क्या होना चाहिए, वहाँ पे वनों का जो परसेंटेज है वो होना चाहिए। 60% मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि एक अगर एरिया है उसका आधे से और थोड़ा 10% ज़्यादा, 60%। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इतना कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन है वो होने चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्नोई आंदोलन कहाँ पर घटित हुआ था? वेयर डिड द बिश्नोई मूवमेंट टेक प्लेस? राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड और उत्तराखंड। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बारे में मैंने पर्सनैलिटी वाले टॉपिक आपका लिया था जब, उसमें बताया था।
13 का डी, बी, ए, डी, ए, थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे। तो हाँ, तो आंसर जो है थोड़े मिक्स्ड आंसर आए हैं, ज़्यादातर ए में आंसर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर पूजा जी आपको दिक्कत हो रही है तो कोई परेशानी मुझे नहीं है। आप अगर काम कर रही हैं तो वीडियो ऑप्शन है आपके पास, आप वीडियो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं। देखिए, जो विश्नोई आंदोलन है ना, अ, हाँ देखिए, अंजलि जी ने लिख भी दिया, अभी मैं बताने ही वाली थी। अमृता देवी बिश्नोई जो है, इसका मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक स्लाइड में पढ़ाया हुआ है कि जो अमृता बिश्नोई जो थी, उन्होंने ये खेजड़ी ट्री के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि राजस्थान का एक तरह से कल्प वृक्ष माना जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए, खेजड़ी ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो खेजड़ी ट्री जो है, जो विश्नोई लोग जो वहाँ रहते थे राजस्थान में, वहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो जो अमृता बिश्नोई हैं, वो और उनकी 3 बेटियाँ, उन्होंने क्या किया, अ, मतलब इस चीज़ के लिए आंदोलन जैसा किया कि भाई मत काटिए पेड़। और वो बच्चियां जो हैं वो पेड़ों से लिपट गई। और उसके बाद क्या किया, राजा के सैनिकों ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और अमृता बिश्नोई को भी मार गिराया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अब जो आंदोलन है ना, वो जो किया था पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए, तो इससे काफ़ी हद तक इन लोगों ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ पे फिर खेजड़ी ट्री की जो कटाई थी उस पर रोक लगी। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो खेजड़ी ट्री जो है राजस्थान से बिलोंग करता है, बिश्नोई जो समाज है वो भी आपका राजस्थान से बिलोंग करता है। तो ये जो आंदोलन है ये राजस्थान से, आपका राइट आंसर जो है राजस्थान होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? माघ की पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? इसमें ज़्यादातर लोगों के आंसर अभी तक तो आए नहीं। हाँ, कुछ के ए आ रहे हैं, कुछ के सी आ रहे हैं, ए। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं आंसर ए में कर रहे हैं। और रोहित जी का आंसर आया है डी, ए। ज़्यादातर ए आंसर आ रहे हैं, लेकिन ए जो है वो राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर डी है। और कार्तिक पूर्णिमा को ये जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन जो है, और ये एकमात्र जो है ब्रह्मा का मंदिर है पूरे इंडिया में। अगर हम देखते हैं तो ये एकमात्र ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग, अगर गलतियां हुई हैं तो पुष्कर मेला ऐसे आप नोट तो बनाते ही होंगे, और साथ में कार्तिक पूर्णिमा लिख लीजिए। ठीक है, और ये ब्रह्मा जी का मंदिर है जो एकमात्र मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, फिर से नहीं बन सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी।
इसके आंसर आने शुरू हो गए। 15 का ए, और मुझे लगता है सबका आंसर इसमें सही होगा क्योंकि ये इजी भी है और होना चाहिए सबका सही, है ना। तो 15 का जो है वो, कोई जो है पहले ही 16 में पहुंच गए हैं, संजू जी। अभी 16 क्वेश्चन तो आया नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो हो जाता है वो है फॉसिल फ्यूल। कई हजारों साल लग जाते हैं इसको तैयार होने में, और ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हाँ, कोल का शक्ल ले लेता है ये, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे जो बॉडी में कार्बन होता है ना, तो वो उस तरह से कार्बन के रूप में ये विघटित हो जाता है और फॉसिल फ्यूल बन जाता है। लेकिन जैसे हाइड्रो पावर है तो वो आपका दोबारा से फिर बन जाता है, पानी के थ्रू जो आपका जल विद्युत जो बनता है वो दोबारा से हो सकता है। हाँ, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं जो एक बार रिपीट भी कर रही हूँ मैं, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन डालती हूँ कि देखती हूँ कितना लोगों को याद रहता है। वो भी ज़रूरी है ना, कि मैं तो कराती जा रही हूँ बट लोगों को याद भी रह रहा है कि नहीं, वो भी देखना ज़रूरी है। तो एक आध क्वेश्चंस मैं रिपीटेड बीच बीच में डालती हूँ। और विंड एनर्जी जो है ये पवन ऊर्जा है, जो पंखे बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा खुले मैदानों में, वो पवन हवा जो चलती है उससे एनर्जी बनती है। सौर एनर्जी तो आप जान ही रहे हैं, सोलर एनर्जी जो होती है। तो इस तरह से ये सारी जो है ये रिन्यूएबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित होते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंक्लूड्स भूमि मतलब लैंड, वायु एयर, पौधे प्लांट्स, जल वाटर। जैविक घटक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। 16 का आंसर करिए। सिक्सटीन का आंसर मोस्टली सी आ रहा है। हाँ, प्लांट्स जो हैं, वेरी गुड। तो सही आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड, सबने सही आंसर किया है। जैविक घटक मतलब जीवित रूप में जो हमारे पास है ना। घटक तो सभी हैं पर्यावरण के, अगर सिर्फ लिखा होता कि पर्यावरण के घटक, तो ये सारी चीज़ें हैं, भूमि भी है, वायु भी है, पौधे भी हैं, जल भी है। लेकिन जैविक घटक का क्या मतलब हो गया, वो जीवित रूप में है हमारे पास, तो पौधे, है ना। तो पौधे क्या हुए, हमारे जीवित घटक के रूप में आ गए, इसलिए जैविक घटक में पौधे होंगे। क्लियर हो गया। अगर सिर्फ घटक होते तो ये सारे हो जाते उसमें। आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सीडी प्रदूषण, एसओ प्रदूषण, एचजी प्रदूषण, और इनमें से कोई नहीं। इसमें थोड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, और इसका जो राइट आंसर है सी, राइट आंसर है इसका, है ना। तो देखिए, कैडमियम वाला जो हो गया, एक ने किसी ने लिखा है कैडमियम, दिलीप जी ने, वो फर्स्ट वाला है। और एसओ आपका हो गया सल्फर से जो प्रदूषण फैलता है, और एचजी आपका होता है मरकरी से। तो ये वाला नोट डाउन करिए कि मिनी माता रोग जो है ना,
ये मरकरी से आपका फैलता है। Hg जो है मरकरी का सिंबल है। तो मरकरी जो होता है ना, ये अधिकतर क्या होता है कि दूषित पानी जो होता है उसके कारण होते हैं। अगर ख़राब पानी लोग यूज़ करते हैं तो उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। और ये पानी जो है, ख़राब पानी, आप सभी को मालूम है कि जो कारखाने का जो केमिकल वाला जो पानी है वो आ रहा है नदियों वगैरह में, और उसमें लोग क्या कर रहे हैं, मछली भी उसमें से पकड़ते हैं। तो कई बार वो मछली जो है ना वो पारा से संक्रमित रहती है और उसी मछली को लोग खा लेते हैं, तो कई बार उससे हो जाता है। तो ये मरकरी की मात्रा थोड़ी मोड़ी अगर रहती है, हाँ, पारा युक्त जल, ठीक सही कह रहे हैं आप, पारा युक्त जो जल होता है उसके कारण होता है। और वो ज़्यादातर होता है ना कि जो दूषित मछली खा लेते हैं, पानी में जो कारखाने का अपशिष्ट चला जाता है वो पानी को तो ख़राब करता जा रहा है, उसी पानी को वो मछली भी ले रही है। तो कई बार मछलियों के सेवन से क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है, मिनी माता नाम का रोग, पेट से संबंधित रोग जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा इसलिए मैंने ऐड कर लिया। तो ये मिनी माता जो रोग है इसका संबंध जो है आपका Hg प्रदूषण लिखिए और ब्रैकेट में आप मरकरी डाल के रखिए। ठीक है, हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और 17 तक तो हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मासिनराम। विच इज़ द मोस्ट रेनी प्लेस इन इंडिया? बेंगलोर, मैसूर, श्रीनगर और मासिनराम। पूजा जी का आंसर आ गया, वेरी गुड, सभी का आंसर झटपट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, नाइस। ये होती है पार्टिसिपेशन वाली बात कि आप फटाफट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनर्जेटिक एक माहौल है, वेरी गुड वेरी गुड। और सबके आंसर जब डी आ रहे हैं तो डी ही आंसर होगा, तो आप गलत नहीं है। और मासिन राम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पहले चेरापूंजी था अब मासिन राम हो गया है। तो चलिए अब आप एक क्वेश्चन और बताइए कि मासिन राम जो है कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। स्टेट का नाम आपको बताना है जहां मासिन राम है। अंजलि जी का आंसर आ गया, दिलीप जी का, वेरी गुड, मेघालय इज द राइट आंसर। तो भाई अंजलि जी और दिलीप जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर लेते हैं। आज क्लैपिंग बहुत दिन से हम लोगों ने क्लास में नहीं की है ना, तो सबके लिए अभी माही जी का भी आंसर आ गया और ज्योति जी का। तो जिन्होंने भी मेघालय आंसर किया है राइट आंसर है, और जो जो आंसर कर रहे हैं सब अपने लिए भी एक क्लैपिंग कर ही लीजिए, क्योंकि आज काफ़ी सारे आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं, बिल्कुल वेरी गुड। एक क्लैपिंग तो होनी चाहिए, अच्छा लगता है देख करके जब तालियां बजती है क्लास में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये आप ध्यान रखिए, नोट डाउन भी करते जाइए साथ साथ कि मासिन राम जो है वो भारत के मेघालय जो स्टेट है वहाँ से है, और वहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है, पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी। और मज़ा आ गया, सबकी तालियों की बौछार आ गई, क्लास में रौनक आ जाती है थोड़ी, है ना, बस यही बात है। डायरेक्ट हमारी क्लास होती फेस टू फेस तो हम लोग बड़ी मस्ती भी किया करते, लेकिन ऑनलाइन में इतना ही हम कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा जोश भी आ जाए और थोड़ा अच्छा लगे, सबके चेहरे पे एक स्माइल तो आ ही जाती है कम से कम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग इतना अम, तुरंत कहना मानते हैं, लेकिन बड़े ओबीडियंट बच्चे हैं मेरे, है ना, बिल्कुल तुरंत कहना मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और किपकार स्थल कृति के कारण, अच्छा, ये वहाँ की जो स्थलाकृति है वो इस तरह की है कि इसके कारण वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और हवाओं का भी कुछ टेंडेंसी इस तरह का होता है इस एरियाज़ में कि वहाँ पे एक दबाव क्षेत्र बनता है जिसके कारण इन एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहत पौधरोपण, जलाशयों की सफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मास प्लांटेशन, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर बॉडीज। नाइनटीन का ए आंसर आया अंजलि जी का, शाहीन जी का ए, लगभग ए ही आंसर आ रहे हैं। बस बस आज तो सबने सोच लिया कि आज गलत आंसर करना ही नहीं हमको, है ना, बिल्कुल सही आंसर करना है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है, क्योंकि ये नॉट में है, तो कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में हम ये नॉट को नहीं देखते हैं, बहुत छोटा सा वर्ड है नॉट, और ध्यान नहीं देते हैं और फिर गलत आंसर करके आते हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए एक आध क्वेश्चन आपके इस तरह के भी रहेंगे जिसमें एक छोटा सा नॉट लगा हुआ होगा, जो आप हड़बड़ी में हो सकता ना पढ़ पाएं। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा, तो ये गलती आप लोगों से फिर नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सही आंसर सबने किया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक औषधि वाले पौधे पाए जाएंगे शीतोष्ण क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर, ध्रुवों पर, समशीतोष्ण क्षेत्र में। Where will the most medicinal plants be found? In the temperate zone, tropical region, at the poles, in the temperate zone. वेरी गुड, इसका आंसर आने भी लगा। दिलीप जी का आंसर आ गया बी, पूजा जी का ए, अंजलि जी का बी, रोहित जी का भी बी, ज्योति जी का भी बी, वेरी गुड। तो राइट आंसर जो है वो आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं और बी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि सब लोग आप लोग आंसर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं कि सर्वाधिक जो औषधि वाले जो पौधे हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पहाड़ी एरिया जो होंगे वहाँ पे पाए जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ध्रुवों पर तो पाए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पेड़ों की संख्या ही बहुत कम होती है ध्रुवों पे, और शीत क्षेत्र में भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बर्फीले जगहों पे भी नहीं होंगे। तो आपका उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पे रेन भी अच्छा होता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपके औषधि वाले पौधे जो है पाए जाएंगे। सो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक है, और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू टू जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगता है आप लोग टाइम से आ जाते हैं। कल भी हमारी एमसीक्यू की क्लास ही होगी, और मंडे को मैं कोशिश करूँगी आपकी मैथ्स की जो रहती है क्लासेस, जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो उस दिन आप लोग जब बैठेंगे मंडे को, तो उस दिन अपना कॉपी पेंसिल ज़रूर लेकर के बैठिएगा, पेन डायरी जो भी है, हर किसी को कंपलसरी है कि उस दिन अपनी डायरी कॉपी जो भी आपने नोट्स बनाने के लिए किया, क्योंकि मैथमेटिक्स का रहेगा तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। और कल की क्लास तो इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि एमसीक्यू है, और मंडे भी आपका एमसीक्यू ही रहेगा, बट वो क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व करके भी आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। और माही जी का नंबर आ गया, टोटल 16 में से उन्होंने 13 किया। बाकी लोग भी अपना नंबर भेजिए प्लीज़, किसको कितने मिले। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग बहुत लगन से आखिरी तक जुड़े रहते हैं क्लास में, और पूरी क्लास बिल्कुल शिद्दत से अटेंड करते हैं। ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, अच्छे नंबर भी आए हैं आज सबके। अंजलि जी 16, ज्योति जी 17, प्रियंका जी 15, प्रतीक्षा जी 16, वेरी गुड। शाहीन जी 15, और ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छे नंबर भी आ गए, वेरी गुड। और फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। छुट्टी कोई नहीं करेगा, रेगुलर सबको आना है, बिल्कुल टाइम से आइए, जैसे मैं टाइम से आ जाती हूँ वैसे ही आप लोग भी टाइम से आइए, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, और कल फिर हम एमसीक्यू करेंगे, परसों भी हमारी एमसीक्यू होगी,
और फटाफट हम सारे चीज़ें जो है कवर करते जा रहे हैं। काफ़ी हद तक कर लिया है, थोड़ा थोड़ा और काम बचा हुआ है जो कर लेंगे और ज़रूर सब पास होंगे, है ना। तो इसलिए